ओके तो आइए अब देखते हैं कि एटॉमिक वेट का क्या कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक वेट हम लोगों ने एक ब्रीफली थोड़ा टच किया था पहले, जब हम लोगों ने ये एक बार डिस्कस कर रहे थे कि क्लोरीन का 35.5 कैसे एटॉमिक वेट हो सकता है, मतलब एक फ्रैक्शन में कैसे जा सकता है। ये एक बार पहले हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मली डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक वेट क्या होता है। तो एटॉमिक वेट सिंपल कॉन्सेप्ट है, एटम का वेट एटॉमिक वेट होगा। और एटम में क्या क्या होता है? एटम में आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है ना। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और आपका इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों मिला के आपका एटॉमिक वेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोला जा रहा था कि एवरेज मास ऑफ द एटम है, एवरेज मास है। तो मान लीजिए कि आपके पास सोडियम का एटम है, उसका हमको एटॉमिक मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बेसिकली बहुत तरह के एटम्स हो सकते हैं, आइसोटोप्स हो सकते हैं। एक एलिमेंट के बहुत तरह के आइसोटोप्स हो सकते हैं। आइसोटोप क्या था? इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। जैसे कार्बन का 612 हुआ, 613 भी होता है, 614 भी होता है। तो आइसोटोप्स हो गया ये 13 14 15 सी का। अब क्या हो गया कि अगर आप नेचर में जाएंगे तो कुछ 12 है, कुछ 13 है, कुछ 14 है। अब उसका कितने 13 है, कितने 14 है और कितने 12 हैं, इसी चीज को एक नेचुरल अबंडेंस जो बताए थे वो होता है। नेचुरल अबंडेंस से फिर हम उसका एवरेज जो निकालते हैं वो आपका एटॉमिक वेट हो जाता है ना। याद रखिए वो वाला 35.5 वाला जो डिस्कस किए थे, वो अगर आपको याद नहीं आ रहा है या भूल गया तो वहां पे एक बार जाके रेफर कर लीजिए, ठीक है, कि एवरेज क्यों होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं वो भी वहां पे देखे थे, ठीक है। उसी एवरेज को हम लोग बोल रहे हैं कि वही एवरेज जो होगा वो आपका एटॉमिक मास या वेट होगा। और यहाँ पे फिजिक्स के जैसा मास और वेट को अलग अलग नहीं, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, मास आपका केजी से रिप्रेजेंट होता है या ग्राम से, और वेट आपका न्यूटन फोर्स से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग इंटरचेंजेबली उसको यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कभी भी अगर हम एटॉमिक वेट बोल रहे हैं तो ये नहीं कि हम न्यूटन वाला यूनिट वाला जो हम वेट बोल रहे हैं वो नहीं, हम मास का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो एटम का वेट क्या होता है? न्यूक्लियस का वेट प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट। और एक और चीज याद रखिए कि पहले एक बार बोले थे कि बाइंडिंग एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट था। तो बाइंडिंग एनर्जी में क्या हो रहा था कि अब मान लीजिए 10 प्रोटॉन लिए, 10 न्यूट्रॉन लिए, उस दोनों का उसको मिला के हम एक न्यूक्लियस बनाए। तो न्यूक्लियस का वेट जो होता था वो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन से थोड़ा कम होता था। क्यों? जब आप कम किए ना एनर्जी, वही वाला जो मास जो आपका कम हुआ, वही मास, वो डेल्टा एम जो मास कम जो हुआ, वही आपका एनर्जी बन के निकला। वो एनर्जी कैसे निकालते हैं? वो जो मास का जो डिफरेंस आया उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो जो एनर्जी आपका रिलीज हुआ ना, वही आपका बाइंडिंग एनर्जी होता है। और उसी बाइंडिंग एनर्जी के कारण आपका मॉलिक्यूल और जो आपका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बाइंडिंग एनर्जी का, क्योंकि न्यूक्लियस स्टेबल होता था। लेकिन ये भी समझिए कि जो डेल्टा एम होता है ना, बहुत छोटा होता है। एनर्जी बड़ा आ रहा है क्योंकि सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो फाइनल एनर्जी आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। लेकिन जो डेल्टा एम जो हो रहा है ना, वो डेल्टा एम आपका छोटा ही होता है, वो डेल्टा एम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो अगर थोड़ा सा मास कम हो रहा है ना, तो वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी में मास का लॉस हुआ वो एकदम नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए हम यहीं पे बोल दिए कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होगा मिला के वही एटॉमिक वेट होगा। और बाइंडिंग एनर्जी का हम वो नहीं कैलकुलेट किया, काफी कम था, छोड़ दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। फिर ये भी याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो लोग, उनका वेट कम था, 2000 टाइम्स कम था, एक्चुअली 1836 टाइम्स कम था। अगर इसका प्रोटॉन का मास अगर 1 यूनिट बोल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो रहा था 1/1836 यूनिट, यूनिट जो भी था, ठीक है। तो बहुत कम था। एग्जैक्टली कितना था मास हम लोग डिस्कस किए थे, यहां पे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है एग्जैक्टली क्या वेट है, बस ये जानिए कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था। तो इसीलिए बेसिकली जो एटॉमिक वेट होगा ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, और उसी को मास नंबर बोल देते हैं ना। तो यहीं से दिमाग में ये चीज आता है कि ठीक है, ये जो 23 आया ना मास नंबर, इसी से कहीं ना कहीं आपका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास भी निकलेगा। अब देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितना ज्यादा स्ट्रेस करें उतना ज्यादा स्ट्रेस कम है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि उस एक पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जो एटॉमिक, दो तरीके से लोग इसको बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बोलते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम्स। अगर कोई ये स्टेटमेंट बोल रहा है तो इसका मतलब वो बोल रहा है या रही है
कि 1 मोल सोडियम एटम का वेट 23 ग्राम बता रहा है। वो एटॉमिक वेट अगर 23 ग्राम बोल रहा है ना, इसका मतलब वो बोल रहा है कि 1 मोल सोडियम एटम का 23 ग्राम है। एक एटम का 23 ग्राम लेकिन नहीं बोल रहा, बिकॉज संभव नहीं है। एक एटम इतना छोटा क्वांटिटी होता है, 23 ग्राम नहीं हो सकता उसका वेट, तो लॉजिकली भी नहीं फिट बैठ रहा है। तो लॉजिकली क्या फिट बैठा, हाँ एक 1 मोल, और 1 मोल वाला कंसेप्ट हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ेंगे। 1 मोल एक इसी तरह का क्वांटिटी है, जैसे आप डजन नहीं बोलते हैं कि एक डजन में कितना, एक डजन में 12, एक डजन में 12 हो गया। जैसे एक पेयर में 2, स्कोर एक क्वांटिटी होता है, वो 20 को स्कोर बोलते हैं। जैसे सैकड़ा, अब आप आम खरीदने जाते हो तो किस में, सैकड़े में खरीदते हैं, 100 आम एक सैकड़ा। उसी तरह हम बोलते हैं 1 मोल, तो एक ये नंबर है। क्या नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। एक डजन में 12 होता है, 1 मोल में इतना होता है। कुछ भी हो सकता है, 1 मोल चॉक हो सकता है, 1 मोल पेपर हो सकता है, 1 मोल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 मोल कुछ भी हो सकता है। यहां पे बोल दिया कि ठीक है चलो 1 मोल एटम अगर सोडियम का लेंगे ना, उसका वेट आएगा 23 ग्राम। ये 23 कहां से आ रहा है, यहां एटॉमिक नंबर मास नंबर से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि 23 ग्राम है, तो बोल रहे हैं 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। यही मैग्नीशियम कर देते 24 हो जाता, हाइड्रोजन कर देते तो 1 हो जाता। तो 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन का कितना मास है, 1 ग्राम है। ये नहीं कि एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, नहीं, 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन विल हैव अ मास ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो यूनिटरी मेथड तो सबको आता है कि 10 चॉकलेट का दाम 10 रुपया है, तो 1 चॉकलेट का दाम कितना रुपया, ये सब तो हम लोग पढ़े ही हैं। उसी तरह अगर 1 मोल एटम, इसी को हम Na भी बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर, मोल कंसेप्ट में और पढ़ेंगे आगे। जैसे कि 6.022 into 10⁻23 एटम्स, इसका मतलब है इसके पॉइंट के बाद आप 23 तक, ऐसे 23 तक जाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो रहा है 6.022। इस तरह से आप इसके बाद आप 20 जीरो लगाइएगा ना, तो उतना बड़ा जो नंबर होगा उतना एटम का मास होगा हाइड्रोजन का 1 ग्राम। सोडियम का उतना ही एटम लेंगे तो 23 ग्राम हो जाएगा। तो यहां हम एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं कि इतने एटम का अगर 1 ग्राम है तो एक एटम का कितना ग्राम होगा, ये तो निकाल सकते हैं ना। अगर 10 लड़के का वेट है 50 किलो, 500 किलो, तो एक बच्चे का वेट कितना होगा, डिवाइड कर देंगे। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, इतना का होगा 1 ग्राम, तो एक एटम का क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय इतना ग्राम। उसी को हम कैलकुलेट किए। अब आप खुद कीजिए कैलकुलेट, इसको आप खुद कीजिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 23 ऊपर आ गया था, 10⁻23, तो 1 बाय 6.022 कितना होता है 0.16605। तो इसी को 1.6605 अगर करते हैं तो यहाँ 10⁻23 से 24 हो जाएगा। तो एक एटम अगर हाइड्रोजन का लेते हैं ना, तो ये आता है वेट, ये आता है एक एटम हाइड्रोजन का, ये वेट है, ठीक है। अगर हम यही बोले कि अच्छा हाइड्रोजन का एक एटम का इतना है ना, तो सोडियम का एक एटम का कितना है, इतना ही इंटू 23, मैग्नीशियम का इतना ही इंटू 24, ठीक है, आयरन का इतना ही इंटू आयरन का मास नंबर 56 हो गया। तो ये नंबर देखिए स्पेशल हो जा रहा है ना, ये नंबर तो कांस्टेंट रह रहा है, ये तो बहुत स्पेशल नंबर हो गया। मजा आ रहा है इसको देख के। अब सिर्फ मजा आने से नहीं होगा ना, इसको कुछ करना होगा इस नंबर का। अब इस नंबर को क्या बोले कि चलो इस नंबर को ना हम एक नया यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक, अब जो नॉर्मल हम लोग जब वेट्स वगैरह यूज करते हैं तो किलोग्राम में यूज करते हैं। अब अभी सब्जी लेने जा रहे हैं तो केजी में खरीदते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी अगर आप ट्रक का वेट कहिएगा तो केजी में, टन में करते हैं। अगर आप मान लीजिए अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वेट करने लग गए तो वो वेट आप कीजिएगा एकदम छोटे में, mg मिलीग्राम में करेंगे, है ना। जैसे कि आपका दवाई जो आता है मिलीग्राम, mg जो लिखा होता है क्या होता है मिलीग्राम, छोटा छोटा क्वांटिटी का होता है। तो बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया ना, तो इसको एक और चीज बता देते हैं, इतना छोटा में क्यों बार बार करेंगे, एक अलग ही क्वांटिटी बना देते हैं। जैसे कि टन, क्विंटल, ये सब का एक बड़ा बड़ा क्वांटिटी को एक बना दिए थे, ताकि बार बार आपको 1000 किलो नहीं बोलना पड़े, 1 टन बोल दिए, ठीक है, 1 टन बोल दिया मतलब 1000 किलो, इजी हो गया। यहाँ पे उसी का उल्टा छोटा हो रहा है,
तो इसी को हम बोल दिए कि यही जो नंबर है ना, इसी को बोल दिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट। यही नंबर को बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट। कोई मैजिक नंबर नहीं है, कहां से आया है? यहीं से आया है। इसी को अगर हम जब 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं तो इसका मैजिक देखिए क्या हो रहा है कि आपका एक एटम हाइड्रोजन का मास हो जा रहा है 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी को तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया ना। इसी को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 U बोल दिए। तो हो गया सिंपल। इतना बोलने के जगह हम 1 AMU बोलेंगे। और फिर बोले कि अच्छा 1 मोल हाइड्रोजन का बताइए, तो वो हो जाएगा 1 ग्राम। इसका हो गया 1 AMU, 1 मोल का हो गया 1 ग्राम। सोडियम का 1 मोल सोडियम एटम का हो जा रहा है 23 ग्राम। लेकिन एक एटम सोडियम का कितना हो जाएगा? दिस इंटू 23, और यही तो है 1 AMU। तो कितना हो गया? 23 AMU, 23 AMU। मैग्नीशियम का उसी तरह 24 AMU। 1 मोल मैग्नीशियम एटम का वेट 24 ग्राम, 1 मैग्नीशियम एटम का वेट 24 AMU, और AMU यही है AMU। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना सिंपल हो गया ये सब चीज, क्योंकि यहाँ पे ये एक छोटे से assumptions है। तो इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कंफ्यूज करते हैं ग्राम और AMU में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहीं से आया है कि कैसे AMU आया। ठीक है।